क्या यार, तुम लोग मुझे जबरदस्ती हिल स्टेशन पर लेकर जा रहे हो। You know guys, I'm a beach person. ए चुप रह, बड़ी आई बीच पर्सन। बाकी चारों को हिल स्टेशन जाना था, तू अकेली है बीच जाने वाली। 5 दोस्त मोहन, राजू, समीर, पूजा और नेहा एक ट्रिप पर हिमाचल जा रहे थे। पूजा को छोड़कर सब बहुत खुश थे क्योंकि पूजा को पहाड़ कुछ खास पसंद नहीं थे। वहाँ पहुँचकर उन्हें एक आलीशान होटल मिलता है जो किसी पुराने महल जैसा दिखता है। वाओ, क्या होटल है। मुझे इस होटल से कुछ अजीब सी नेगेटिव वाइब आ रही है। तू तो रहने ही दे पूजा, तुझे तो पूरे हिमाचल से ही नेगेटिव वाइब आएगी। अरे तू क्यों उसकी टांग खींचता रहता है। चलो चेक इन करते हैं। वो लोग होटल के अंदर पहुंचते हैं। होटल का वातावरण बेहद शांत और रहस्यमयी था, लेकिन तभी होटल का स्टाफ उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है तो उन लोगों को थोड़ा सही लगता है। वो लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और फिर उनको डिनर के लिए बुलाया जाता है। डिनर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। ये बात तो सच है। इट्स डिलीशियस। ये लीजिए होटल की स्पेशलिटी स्मूदी। थैंक यू सो मच। वो स्मूदी सबने ले तो ली, लेकिन मोहन ने वो पी नहीं। बहुत ठंडी है ये, मैं नहीं पीऊंगा। किसी और को एक्स्ट्रा चाहिए? हाँ ला, मुझे दे दे। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पूजा अपने कमरे में अकेली थी और उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये होटल वाकई अजीब है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटती है, उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो तुरंत उठकर चारों तरफ देखती है, पर कोई नहीं होता। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक साया दिखाई देता है। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पूजा के होंठ कांपने लगते हैं। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? वो साया और करीब आ जाता है। पूजा डर के मारे बिस्तर में घुस जाती है और कंबल अपने सिर तक खींच लेती है। कमरे के हर कोने से उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बेड के नीचे घुस गया है। दूसरी तरफ राजू भी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे ऐसा लगता है कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही हैं। वो बिस्तर से उठकर दीवारों को गौर से देखता है। सब कुछ नॉर्मल था, पर अचानक कमरे में रखी अलमारी के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये क्या हो रहा है? अलमारी में कोई है क्या? राजू पसीने में लथपथ हो जाता है और अलमारी की तरफ बढ़ता है। दरवाजे के खटखटाने की आवाज और तेज हो जाती है। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, पर वहाँ कुछ नहीं था। वो बिस्तर पर वापस जाकर खुद को कंबल में लपेट लेता है। ये सब बस भ्रम है। सो जा राजू, सो जा। उधर समीर भी अपने कमरे में गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थी। आवाजें अजीब और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत करीब आकर बोल रहा हो, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। क्या हो रहा है? कौन इतनी रात में बातें कर रहा है? तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सीलिंग फैन उसके ऊपर आ गिरा है। वो घबराकर उठ बैठता है, लेकिन वहाँ कोई पंखा नहीं था। अरे हाँ, ये तो हिल स्टेशन है, यहाँ पंखा कैसे हो सकता है? फिर मुझे क्या दिख रहा था? समीर ने कंबल को खींचकर अपने सिर तक कर लिया। तभी अचानक उसका बिस्तर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई उसके नीचे से धक्का दे रहा हो। कौन है यहाँ पर? कौन है यार? मजाक मत करो। उसके बोलते ही बिस्तर के हिलने की रफ्तार और बढ़ गई और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे दीवारों के पार नहीं जा रही थी। बचाओ, कोई है प्लीज।
वो घबराकर उठ बैठा और बाहर की तरफ भागा और इसी दौरान नेहा की नींद अचानक टूटी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। पहले तो उसे लगा कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन वो धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगे और पूरे कमरे में खून फैल गया, उसके बिस्तर पर भी। ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में इतना खून कहां से आ गया? खून की गंध इतनी तेज थी कि नेहा को उल्टी होने लगी। वो बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा जाम हो चुका था। कोई मेरी मदद करो! तभी उसके पैर फिसल गए और वो खून में गिर पड़ी। उसकी पूरी ड्रेस खून से लथपथ हो गई और उसे लगने लगा कि अब वो भी इस खून में डूब जाएगी। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी, पर बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। वो जैसे तैसे उठती है और मोहन के कमरे की तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि समीर, पूजा और राजू भी वहां पहुंच चुके हैं। उनके चेहरों पर भी घबराहट साफ झलक रही थी। मोहन उन चारों को देखकर हैरान रह गया। मोहन, मेरे कमरे में कोई साया था। वो यार, मेरे साथ भी बहुत अजीब हुआ। कोई मेरे बिस्तर के नीचे से आवाजें निकाल रहा था और किसी ने मेरा पैर खींचने की कोशिश की। अगर ये सब और हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा यार। और मेरे कमरे में खून, हर जगह खून ही खून। मेरी हालत देखो जरा, मैं भी खून से लथपथ हो गई। कहाँ है खून? तेरी ड्रेस पर तो खून की एक छींट भी नहीं है। नेहा ने देखा तो सचमुच उसकी ड्रेस एकदम साफ थी। अरे, ये कैसे हो सकता है? पर मैंने जो देखा वो सच था। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। हाँ यार, चलो यहाँ से। अरे रुक जाओ यार, तुम लोग पागल हो क्या? मेरे कमरे में तो कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है। चलो, मैं तुम्हारे कमरों में चलकर देखता हूँ। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की और उनके साथ बाहर निकला। तभी एक विक्रम नाम का लड़का दौड़ता हुआ आया। तुम लोगों के साथ भी कुछ अजीब हुआ है क्या? मेरे दोस्त निशांत के साथ तो बहुत कुछ अजीब हो रहा है। वो बेड पर चीख रहा था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ हो रहा है और कुछ लोगों के साथ कुछ भी नहीं? तभी राजू अचानक से अजीब हरकतें करने लगता है। वो दीवार के पास जाकर अपना सिर जोर जोर से पटकने लगता है और बुरी तरह हंसता है, जैसे उस पर किसी का साया हो। राजू, क्या कर रहा है? तुम लोग नहीं समझोगे। ये होटल, ये हमें खा जाएगा। मोहन, इसे रोको, ये पागल हो रहा है। इससे पहले कि कुछ और हो, हमें इसे रोकना होगा। इसे कमरे में बंद कर देते हैं। विक्रम और मोहन जल्दी से राजू को पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। समीर, नेहा और पूजा भी उसी कमरे में रुकते हैं। हमें पता करना होगा कि इस होटल में आखिर हो क्या रहा है। मुझे लगता है ये सब होटल की स्पेशल ड्रिंक की वजह से हो रहा है। तुमने ध्यान नहीं दिया? हम दोनों ने वो स्मूदी नहीं पी थी, इसीलिए हम ठीक हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ, इसीलिए हमें जल्दी से किचन में जाकर देखना होगा कि इसमें क्या मिलाया जा रहा है। दोनों किचन की ओर बढ़ते हैं। किचन में घुसते ही उन्हें अजीब सी चीजें दिखती है, जैसे दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान, फर्श पर बिखरी हुई मोमबत्तियां और कुछ काले धागों में बंधी गुड़िया। ये सब क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी विक्रम अचानक से उसे पकड़ लेता है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे दोस्त। तुम भी अब हमारे खेल का हिस्सा बन चुके हो। विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? विक्रम जबरदस्ती मोहन के मुंह में वो स्पेशल ड्रिंक डाल देता है। मोहन कोशिश करता है कि वो उसे ना पिए, लेकिन अंततः वो उसे निगल ही लेता है। अचानक मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे हर चीज डरावनी दिखने लगती है। नहीं नहीं, मेरी बॉडी जल रही है, कोई मुझे बचाओ, बचाओ! मोहन चीखते चिल्लाते हुए किचन से बाहर भागता है।
हर कोना, हर दीवार उसे हिलते डुलते और डरावने लगते हैं। वो जानता था कि ये सब हेल्यूसिनेशन था। मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, वो भी फंस चुके हैं। मोहन अपने कमरे तक पहुंचता है और दरवाजा खोलकर पूजा, समीर, नेहा और राजू को बाहर निकालता है। मोहन, हमें यहाँ से बाहर ले चलो, ये जगह हमें मार डालेगी। जल्दी करो, ये होटल हमें निकल जाएगा। सब लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन होटल का मेन गेट बंद था। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जो पहले नहीं था। अचानक पूरे होटल में अंधेरा छा जाता है। ये क्या हो रहा है? हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम सब इस होटल के मेहमान हो, हमेशा के लिए। मोहन और उसके दोस्तों के चेहरे पर घबराहट थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब इस होटल से कोई बाहर नहीं जा सकता। होटल की दीवारें धीरे धीरे उनके चारों ओर सिकुड़ने लगती हैं, जैसे उन्हें कैद करने के लिए बढ़ रही हों। बचाओ! बचाओ! उनकी चीखें होटल की दीवारों से गूंजकर वापस आ जाती हैं और सब के सब हमेशा पागल होकर वहीं फंसकर रह जाते हैं। गौरव आईपीएल का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन वो भोपाल में रहता था और उसके आसपास किसी भी शहर के स्टेडियम में आईपीएल मैच नहीं खेला जाता था। पर एक दिन उसने ऑनलाइन देखा कि इंदौर में आईपीएल का मैच होने जा रहा है। लेकिन इंदौर का स्टेडियम तो शायद बंद हो गया था। अरे तो अब दोबारा चालू हो गया होगा। मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, हम पांचों जाएंगे। ओके? संदीप, माला, पूजा, उत्तम, तुम में से कोई भी पीछे हटाना तो याद रखना। ठीक है भैया, बुक कर लो। तुम्हें मना करेंगे तो नाराज हो जाओगे। गौरव ने उन पांचों का टिकट बुक कर लिया। देखते ही देखते मैच वाला दिन आ गया और वो लोग अपनी कार में सवार होकर इंदौर के लिए निकल गए। रात का समय था। संदीप तेज रफ्तार में कार चला रहा था। सड़क पर हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। भाई, आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। लाइव आईपीएल देखने का सपना पूरा होने वाला है। बस स्टेडियम भूतिया ना निकले, क्योंकि ये तो ऑफिशियली बंद था ना। मतलब ये जो टिकट तुमने बुक की है, कहीं फेक तो नहीं? अरे यार, नेगेटिविटी मत फैला। देख लेना, स्टेडियम खचाखच भरा होगा। इसी बीच संदीप ने अचानक जोर से ब्रेक मारी। कार जोर से झटके के साथ रुक गई। कार से एक बूढ़ा आदमी टकराया था, जो कि अब सड़क के बीचों बीच गिरा पड़ा था। हे भगवान, ये कहां से आ गया? जल्दी बाहर निकल, देख उसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं। संदीप घबराते हुए कार से निकला और बूढ़े आदमी को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी बूढ़े आदमी ने संदीप का हाथ पकड़ लिया। संदीप ने उसे उठाया और बिना कुछ कहे उल्टी दिशा में जाने लगा। संदीप, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसका हाथ, वापस आ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो संदीप? वापस आओ। यार मजाक मत कर, वापस आ जा। संदीप! लेकिन संदीप कुछ नहीं सुन रहा था। वो जैसे किसी ट्रांस में था। गौरव, माला, पूजा और उत्तम हड़बड़ा कर कार से निकले ताकि संदीप को बचा सके। लेकिन तभी तेज रफ्तार से एक ट्रक आई और संदीप और बूढ़े आदमी को रौंदते हुए निकल गई। संदीप! गौरव चीखा और उसे भी एक झटका महसूस हुआ और उसकी आंखें खुली। वो अभी भी कार के अंदर था और कार तेज रफ्तार में चल रही थी। संदीप कार चला रहा था। ये क्या था? क्या मैंने सपना देखा? गौरव ने सांसें भरते हुए चारों तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था। कार उसी तरह इंदौर की ओर बढ़ रही थी। क्या हुआ गौरव? तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। स्टेडियम आ चुका था। उन्होंने कार पार्किंग में लगाई, लेकिन कुछ अजीब था। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
ना कोई गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई दर्शक। ये सन्नाटा बड़ा अजीब है, जैसे जैसे कोई मातम हो। तभी अंदर से लोगों के चीयर करने की आवाज आई। वो सभी अंदर बढ़े। स्टेडियम में घुसते ही उन्होंने देखा कि मैच शुरू हो चुका था। बड़े बड़े स्क्रीन पर स्कोर डिस्प्ले हो रहा था और मैदान में खिलाड़ी खेल रहे थे। वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। गौरव, देखो, यहाँ बैठा हर इंसान अजीब सा लग रहा है। सब ऐसे बैठे हैं जैसे जैसे किसी ने इन्हें मूर्ति बना दिया हो। गौरव चारों तरफ देखने लगा। सच में पूरे स्टेडियम में बैठे लोग एकदम शांत, एक ही मुद्रा में बैठे थे, बिना हिले, बिना किसी एक्साइटमेंट के, जैसे रोबोट हों। गौरव, मुझे अजीब लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही पूजा ने ये कहा, पूरे स्टेडियम के हजारों लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उन पांचों का दिल धड़कना भूल गया। हजारों जोड़ी आंखें सीधा उन्हें घूर रही थीं। पर अगले ही पल स्टेडियम में बैठे सभी लोग अचानक फिर से सामान्य हो गए। वो चुपचाप मैच देखने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। What the hell? ये क्या था? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यार। सच कहूँ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा छोड़ो, मैच देखो। और हाँ गौरव, तू कुछ खाने के लिए लेकर आ यार, भूख लगी है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। बताओ क्या लाना है? सभी ने अपने अपने पसंदीदा स्नैक्स बता दिए और गौरव उठकर कैंटीन की ओर चल पड़ा। गौरव जैसे ही कैंटीन पहुंचा, उसका दिल धड़क उठा। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई आदमी, ना कोई हलचल। कैंटीन का काउंटर धूल से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां बरसों से कोई आया ही ना हो। ये क्या मामला है? ये जगह तो सुनसान पड़ी है। वो पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक एक पुरानी पॉपकॉर्न मशीन खुद ब खुद चलने लगी। What is going on? मगर आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। गौरव के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसके पैर कांपने लगे। वो घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन अजीब तरह से उसके पैर उसे अपने दोस्तों की तरफ नहीं, बल्कि स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जा रहे थे। ड्रेसिंग रूम के गलियारे में कई दरवाजे थे। उनमें से एक कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। गौरव धीरे धीरे उस कमरे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। वो आवाज फेमस क्रिकेटर विराज की थी। आपने मुझे टीम से क्यों निकाल दिया? मैंने कोई फिक्सिंग नहीं की थी। किसी ना किसी पर तो इल्जाम लगाना था, और वो तुम पर ही सही। मैं सिलेक्टर हूं, ये इल्जाम मेरे बेटे पर आने तो नहीं देता, लेकिन मेरा करियर खत्म हो गया। मेरे फैंस मुझे गुनहगार समझ रहे हैं। आई डोंट केयर। इतना कहकर सिलेक्टर बाहर चला गया, पर उसने गौरव को नहीं देखा, जैसे गौरव वहां था ही नहीं। गौरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब विराज कमरे में अकेला बैठा था। कुछ ही सेकंड में कमरे की घड़ी बहुत तेजी से घूमने लगी, जैसे वक्त तेजी से बीत रहा हो। और फिर गौरव ने देखा कि विराज ने धीरे धीरे एक रस्सी उठाई और पंखे से बांध दी। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और ये कहते ही उसने फांसी लगा ली। गौरव के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि सब कुछ गायब हो गया है। गौरव हड़बड़ा कर भागा और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। वो बुरी तरह कांप रहा था। यार, मुझे यहाँ से चलना है। मैंने कुछ बहुत डरावना देखा। क्या हुआ? गौरव ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। लेकिन विराज तो यही खेल रहा था, अभी अभी उसने छक्का मारा है। सभी की नजरें विराज पर पड़ी और तभी पूरे स्टेडियम में बैठे लोग एकदम स्टैच्यू हो गए। पिच पर खेल रहे क्रिकेटर भी मूर्तियों की तरह जम गए। बस सिर्फ एक इंसान हिल रहा था, विराज। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं और वो धीरे धीरे गौरव
और उसके दोस्तों की ओर देखने लगा। मतलब ये इंसान नहीं है, भागो। गौरव, माला, पूजा, संदीप और उत्तम पागलों की तरह स्टेडियम से बाहर भागने लगे, लेकिन तभी भयानक आवाज के साथ विराज उनके ठीक सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें जल रही थी, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उन्हें चीर फाड़ डालेगा। विराज भाई, हम तो आपके बहुत बड़े फैन थे, प्लीज हमारे साथ कुछ मत कीजिएगा। झूठ, तुम में से कोई मेरा फैन नहीं था, किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। तुम सब जालिम हो, मैंने अपने दर्द में अकेले दम तोड़ दिया, अब तुम भी मरोगे। पांचों दोस्त घुटनों पर बैठ गए, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक है, एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुम लोग मुझसे क्रिकेट मैच जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनके पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है, हम खेलेंगे। पांचों विराज के साथ पिच पर पहुंचे। मैच शुरू हुआ। विराज ने बैटिंग संभाली, गौरव ने बॉलिंग और बाकी तीनों फील्डिंग करने लगे। पहली ही गेंद पर विराज ने जोरदार शॉट मारा। गेंद सीधा माला के मुंह पर लगी। वो दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गई। माला! अगली गेंद सीधा उत्तम की छाती से टकराई। तीसरी गेंद संदीप से टकराई और वो हवा में उल्टा उछलकर जमीन पर गिरा। फिर पूजा के साथ भी यही हुआ और अब सिर्फ गौरव और विराज बचे थे। गौरव ने अचानक गेंद जमीन पर फेंकी और पागलों की तरह स्टेडियम से बाहर भागा। तू भागकर बच नहीं सकता। पीछे से गेंदें आसमान में उड़ने लगी और तेज रफ्तार से गौरव के सिर पर आकर गिरने लगी। गौरव भी बेसुध होकर गिर पड़ा और उसके गिरते ही सब कुछ खत्म हो गया। वहां कोई स्टेडियम नहीं था, कोई मैच नहीं था। गौरव, माला, पूजा, संदीप और उत्तम एक सुनसान मैदान में बेजान पड़े थे। वो पिच, वो स्टेडियम, वो भीड़, सब कुछ जैसे कभी थे ही नहीं। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक नदी थी जिसके किनारे मंजीनाथ नाम का आदमी अपनी बीवी सुल्लू के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए दूसरों के खेत में जाकर काम करके पैसे कमाते थे। एक दिन ऐसे ही वो दोनों काम पर जाने के लिए निकले तो जाते जाते सुल्लू की नजर नदी में पड़ी। नदी के किनारे एक छोटा सा पेड़ था और उसके डाली में कुछ फंसा हुआ था। सुनो जी, वो नदी में क्या बहता हुआ आया है? डाली में अटक गया है शायद। वो उस चीज के पास जाने लगे। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे उन्हें एक बदबू आने लगी थी। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? शायद उसी चीज से आ रही है। लोग भी ना कुछ भी फेंक देते हैं नदी में। दोनों उस चीज के पास चले गए। उस चीज से बहुत बदबू आ रही थी। मंजीनाथ ने उस चीज को बाहर निकाला तो वो दोनों उसे देखकर डर गए, क्योंकि वो और कुछ नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी जो नदी में बहती हुई यहां तक आ गई थी। अब हम क्या करें? ये तो लाश है। भगवान, हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर में वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। उन दोनों ने इंस्पेक्टर को वो लाश दिखाई। इस लाश के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। बताना भी मत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस नदी से अब रोज लाशें बहती हुई आएंगी। तुम्हें एक काम करना होगा।
सुबह से जितनी भी लाशें बहती हुई आएंगी, तुम उन्हें बाहर निकालोगे और शाम को मुझे सौंप दोगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाशें क्यों आएंगी? वो तुम मत सोचो, बस जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इस काम के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। बोलो, करोगे? पैसों की बात सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गए, पर आखिरकार उन्होंने ये काम करने का तय किया। उस दिन से नदी में बहुत सी लाशें बहती हुई आती थी और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिलकर उन्हें बाहर निकालते और इंस्पेक्टर को दे देते। इंस्पेक्टर भी उन्हें दिन के पैसे देकर उन लाशों को ले जाता। नदी में आने वाली लाशें बेहद बदबूदार रहती थी। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश को नदी से बाहर निकाल रहे थे, तभी उसकी बदबू से सुल्लू को चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ उसे उठाकर घर में ले गया। तुम यहीं आराम करो, बाकी की लाशें मैं निकालता हूं। सुल्लू को सुलाकर वो बाकी की लाशें निकालने के लिए नदी के पास चला गया। मंजीनाथ जब घर आया तो सुल्लू अब भी सो रही थी। उसने सुल्लू को जगाया। चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगर और लाशें आई तो कोई तो यहाँ होना चाहिए ना। मैं जाती हूँ। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, तुम्हें पुल पार करके दूसरे गांव जाना होगा, रास्ता लंबा है। कुछ नहीं होता, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चली गई और मंजीनाथ नदी पर लाशें इकट्ठा करने लगा। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गया। साहब, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, बस ऐसे ही। कितनी लाशें निकाली? सुबह से 3 निकाली है। अच्छा, ठीक है। इतने में इंस्पेक्टर का ध्यान नदी में गया। उसे एक लाश आती हुई दिखी। अरे वो देखो, और एक लाश। जाओ निकालो। मंजीनाथ नदी में गया और उस लाश को घसीटता हुआ बाहर ले आया। उसने उस लाश को पुलिस वाले के सामने रख दिया। लाश से बहुत बदबू आ रही थी। इंस्पेक्टर ने पैर से उस लाश को सीधा किया और चेहरा देखने लगा। मंजीनाथ ने उस लाश का चेहरा देखा तो बुरी तरह से डर गया, क्योंकि वो लाश उसकी बीवी सुल्लू की थी। वो वहीं पर रोने लगा। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ इसे साहब, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी कहाँ गई थी? साहब, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई थी, पर पता नहीं है यहाँ कैसे पहुंच गई। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पर चिल्लाने लगा। तुमने उसे अकेले क्यों भेजा, और वो भी दूसरे गांव? अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसे हुआ क्या है? आपको पता है, मुझे बताइए। इंस्पेक्टर अब उस नदी की असलियत बताने लगा। ये सब इस नदी की वजह से हो रहा है। कुछ दिन पहले गांव में नदी पर जो पुल है, उस पर बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग आ जा रहे थे, पर अचानक वो पुल हिलने लगा और बीच में से टूटने लगा। लोगों ने भागना शुरू किया। लगभग सभी लोग पुल से उतर गए, पर एक आदमी का पैर पुल में फंस गया और वो पुल पर ही फंसा रहा। लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस पुल पर जाने से सब डरते थे। अचानक उस नदी में एक ऊंची लहर उठी और उस आदमी को वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जाने के बाद वो पुल फिर से जुड़ गया। वो आदमी नदी में डूब गया और थोड़ी देर बाद उसका सारा खून नदी में बहने लगा।
मतलब ये नदी इंसानों को अपने अंदर खींचती है? हाँ, उस पुल से जाने वाले हर इंसान को ये खींच लेती है। और तुम्हें जो पहली लाश मिली थी वो उसी आदमी की थी। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी के शरीर पर तो कोई चोट के निशान नहीं थे। हाँ तो, पर आपने कहा कि उसका सारा खून नदी में बहने लगा था, जबकि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, बस सड़ चुका था। ये नदी का एक और भयानक सच है। मतलब, अभी दिखाता हूं। इंस्पेक्टर ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकाला और मरी हुई सुलू के शरीर में घुसा दिया। अरे ये आपने क्या किया? जैसे ही इंस्पेक्टर ने चाकू घुसाया, सुल्लू के शरीर से खून की बजाय नदी का पानी बहने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा। सुल्लू को देखकर मंजीनाथ और जोर से रोने लगा। अरे ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये नदी सिर्फ इंसानों को खींचती नहीं, बल्कि उनका सारा खून बाहर निकालकर उसके अंदर अपना पानी भर देती है, जिसके कारण शरीर सड़ जाता है। और इसीलिए तुमसे ले जाने के बाद हम इन लाशों में से ऐसे ही पानी निकालते हैं और उन्हें जला देते हैं। इंस्पेक्टर सुल्लू के साथ बाकी की लाशें भी अपने साथ ले गया और उन्हें जला दिया। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहने पर चुपचाप वो काम करता रहा।